यहाँ हमारे पास है 10वीं विज्ञान और अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और जो आपके एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है वो है 1.2.5 उपचयन और अपचयन। तो उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और दोनों को जो अभिक्रिया मिला के होती है उस अभिक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इनमें एक शब्द का अंतर है, इसमें उ लिखा है और इसमें आ लिखा है। तो ध्यान रखना है उपचयन क्या है, अपचयन क्या है। तो यहाँ सबसे पहले उपचयन को देखते हैं और इसको हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखिए क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ता है, तो हम उसे बोलेंगे कि ये ऑक्सीकरण कहला गया। इसके नाम में ही है। थोड़ा सा हिंदी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना है, या कह सकते हो हाइड्रोजन की कमी हो जाना। कोई भी यौगिक है, यदि उससे हाइड्रोजन हट जाता है तब भी वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। या इलेक्ट्रॉन की हानि होना, वो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हानि, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ये सारे उदाहरण समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं उदाहरण, उनको देखते हैं। तो ये देखिए उदाहरण है कॉपर वाला, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, इसको देख लेते हैं। तो उदाहरण क्या है, कॉपर को हवा में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कॉपर ऑक्साइड की काली परत बना देता है। अब जैसे ये कॉपर है, जनरली कॉपर हल्के पीले रंग का होता है या कत्थे रंग का समझ लीजिए। जब हम इसको हवा में गर्म करते हैं तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो होता है इस कॉपर के साथ रिएक्शन करता है ना। ये तापन का मतलब ये है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो हमको जो मिलता है वो कॉपर ऑक्साइड मिलता है और ये किस रंग का हो जाता है, काले रंग का हो जाता है, मतलब ये काली परत इसके ऊपर चढ़ जाती है। अब इसको संतुलित कर देंगे तो यहाँ भी 2 लग जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन है ये जुड़ गया है, मतलब यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। जब किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसका ऑक्सीकरण कहलाता है। इसको आप प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर चाइना डिश लेना है। ये चाइना डिश कटोरी जैसे होता है, कांच का भरा बना होता है, अधिक ताप को सह सकता है। इसमें हम ये कॉपर का चूर्ण रखे हुए हैं। तो इसके अंदर कॉपर का चूर्ण है, ये इसके ऊपर हम जाली लगा देते हैं। ये एक जाली होती है, प्रयोगशाला में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर इस बर्तन को रख दिए हैं और यहाँ पर ये तिपाई है, माने ये स्टैंड है, और यहाँ पर ये बर्नर है जिससे हम इसको गर्म कर रहे हैं। जब गर्म करते हैं तो कुछ देर बाद इसका उपचयन हो जाता है और ये किस रंग का हो जाता है, काले रंग का हो जाता है, काला परत हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। चलिए अब अगले हिस्से में चलते हैं, जो सिलेबस में है, आपके बुक में है, अभी केवल उसी की बात करते हैं। यहाँ पर अगला जो हमारे पास टॉपिक है ये है अपचयन। अब एक शब्द बदला है, उसमें उ लिखा था, ऑक्सीकरण कहला गया, इसमें आ लिखा है, अपचयन कहला गया। ये है रिडक्शन रिएक्शन, है ना। क्या कहलाया, रिडक्शन रिएक्शन। तो वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है। पिछली बार हम देख रहे थे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यदि आपसे ऑक्सीकरण या उपचयन की परिभाषा बनती है तो बड़े आसानी से आप अपचयन की बना सकते हैं। जो उसमें बढ़ रहा था वो इसमें घटेगा, जो उसमें घट रहा था वो उसमें बढ़ेगा। या दूसरी परिभाषा भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता था, कमी होती थी। इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए समझते हैं। ये है गर्म पदार्थ CuO, जो हम ऊपर कॉपर ऑक्साइड बना है,
के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। ऊपर काली परत थी, कॉपर ऑक्साइड था, अब वो गर्म था, उसी के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दे तो किस रंग की हो जाती है? भूरे रंग की हो जाती है। अब भूरा रंग क्यों आया? कुछ ना कुछ तो रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं और गर्म ही है, तो यहाँ पर कॉपर अलग हो गया, माने कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो कॉपर का यहाँ पर क्या हो गया? अपचयन हो गया। यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहला गया। तो इस तरह से आपको एक एक उदाहरण ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरे उदाहरण भी यदि आपको आ रहे हों तो आप दूसरे उदाहरण भी दे सकते हैं। अब चलिए अगला हिस्सा हम देखते हैं यहाँ पर, और ये हो गया उपापचय अभिक्रिया। माने यहाँ पर है उपचयन और अपचयन, इसको इकट्ठा मिला के उपापचय अभिक्रिया कहते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कभी कभी हिंदी में भी लिख के आ जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसके नाम में ही है, इसके नाम में क्या है? उपचयन अपचयन, माने रेडॉक्स में है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से इसके नाम में से परिभाषा बना सकते हैं। माने ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन भी होता हो और अपचयन भी होता हो, साथ साथ दोनों क्रियाएं चलती हों, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन माने ऑक्सीकरण और अपचयन मतलब रिडक्शन साथ साथ होता है, अर्थात एक अभिकारक अपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उपचयित होता है तो अपचयित होता है, इन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये नीचे की लाइन आपसे बन जाए तो ठीक है, नहीं शार्ट में आप लिख ही देना। जिनमें अपचयन की अभिक्रिया और उपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं या उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। अभी पीछे के उसमें हम देखे थे कि ये कॉपर ऑक्साइड था, ये काला था। जब इसमें हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये कॉपर अलग हो जाता है और इसका रंग भूरे रंग का हो जाता है, मतलब कहना चाहे हल्के पीले रंग का, और इसमें हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक से ऑक्सीजन हटा, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, माने जब ऑक्सीजन हटता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपचयन। ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन, या इसी को हम बोल देते हैं ये इसको हम क्या बोल देते हैं? रिडक्शन। क्या कहना चाहिए? रिडक्शन अभिक्रिया कहला गई। ये क्या कहलाया? रिडक्शन। अब यदि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ अकेला था, क्या इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है? ये ऑक्सीजन देखिए हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन। हाइड्रोजन का उपचयन होता है, मतलब यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखिए दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हुई। एक में ऑक्सीजन हटा तो अपचयन हो गया, एक में ऑक्सीजन जुड़ा तो उपचयन हो गया। इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। और परीक्षा में तीनों तरह की अभिक्रिया आती है, ध्यान रखना है। उपचयन भी आएगी, अपचयन भी आएगा, उपचयन अपचयन दोनों आएगा, तो आपको इनकी परिभाषा याद रखना है और साथ में एक एक उदाहरण ध्यान रखना है। अब इनके कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, तो चलिए इसको समझते हैं। ये अभिक्रिया है जिंक का और कार्बन का। आप बता सकते हैं कि किसमें अपचयन हो रहा है, किसमें उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहला गया, और यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है तो ये अभिक्रिया क्या कहला गई? अपचयन कहला गई, और दोनों को मिला के क्या कहला गई? रेडॉक्स अभिक्रिया कहला गई। इस तरह से यहाँ पर जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो उपचयन कहला गया, ऑक्सीकरण कहला गया, और जिससे ऑक्सीजन हटता है वो अपचयन कहला गया। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर ये मैग्नीज है ना, और मैग्नीज से यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया
तो ऑक्सीजन जब हट गया तो ये क्या कहलाया, अपचयन। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ये क्या कहलाया, उपचयन। और इस तरह से ये भी कौन सी अभिक्रिया कहला गई, रेडॉक्स अभिक्रिया कहला गई। चलिए कुछ और चीज़ों को समझते हैं। ये सारा कुछ आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, उसी को यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो इसके नोट्स जो हैं आप अपने कॉपी में तैयार कर लें और वीडियो को देखें, इसी से देख के नोट्स तैयार करें। आपके बुक में यही सारी चीज़ें हैं। चलिए अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप पर ध्यान देते हैं, तो जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन होता है तथा यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन होता है, ये हमको बताना है। तो इसके पहले जब हम शुरू में चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम पढ़े थे कि ऑक्सीजन रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो हम वहाँ पर पढ़े थे कि ऑक्सीजन रिबन, ये मैग्नीशियम का जो रिबन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो श्वेत चूर्ण बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर अपचयन हुआ कि उपचयन, तो देख लीजिए, ये है मैग्नीशियम का सूत्र, ये है ऑक्सीजन, इसके साथ दहन हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब आप देखे होंगे कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना आप जानते होंगे, ये क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया। यह क्या कहला गई, उपचयन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो इसमें मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। इस तरह से आपको उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं समझना है। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर 10वीं विज्ञान है और 10वीं विज्ञान का चैप्टर 1 है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम नोट्स जो एनसीईआरटी बुक है उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो आप पूरी तैयारी के लिए इस एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और एलके फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है 1.3, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव को देखा है। अभी हमने उपचयन और अपचयन पढ़ा। उपचयन में ये देखें कि जब ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ जाता है तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, और यदि ऑक्सीजन किसी यौगिक से हट जाता है तो अपचयन कहलाता है, यदि हम केवल ऑक्सीजन की लेके बात करें। तो चलिए यहाँ पर एक उदाहरण है दैनिक जीवन में 1.3.1, ये आपके एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है और ये है संक्षारण। तो परीक्षा में अलग से पूछा जाता है कि संक्षारण क्या होता है, इसके उदाहरण दीजिए और इससे बचने के उपाय लिखिए। तो चलिए देखते हैं संक्षारण क्या है, करोजन क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुएं नमी से, ऑक्सीजन से या अम्लों से संपर्क में आती हैं और धीरे धीरे अवांछित यौगिकों जैसे ऑक्साइड में, हाइड्रोक्साइड में बदल करके नष्ट होने लगती है, तो इस अभिक्रिया को संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। और यह एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। इसमें अपचयन उपचयन दोनों होता है, जिसमें धातु की सतह का ऑक्सीकरण हो जाता है। धातु की सतह क्या हो जाती, उपचयित हो जाती है। तो चलिए एक बार फिर से परिभाषा करते हैं, क्या हो गया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुएं नमी, नमी का मतलब पानी हो सकता है, पानी है, ऑक्सीजन है या अम्ल है, इनके संपर्क में जब आती है तो धीरे धीरे अवांछित यौगिक जैसे ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड में बदल करके नष्ट होने लगती है। तो धातुओं के नष्ट होने की इस क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स होती है माने इसमें उपचयन अपचयन होता है, लेकिन धातु में क्या होता है, धातु में सिर्फ क्या होता है, उपचयन होता है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, उसके ऑक्साइड बनते हैं, हाइड्रोक्साइड बनते हैं। अब यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं इसका, क्या है उदाहरण। देखिए सामान्य सी चीज़ है, रोज आप देखते हैं समझते हैं। वायु और आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा में कुछ समय बाद लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसे लोहे का जंग कहते हैं। मतलब लोहे में जंग लगना एक तरह का संक्षारण है। और वो कब लगता है, जब लोहा
हवा के संपर्क में होता है तो ऑक्सीजन भी मिल जाती है, उसको नमी मिल जाती है, हवा में जो आर्द्रता होती है, पानी की मात्रा होती है, उसकी उपस्थिति के कारण उसमें ऑक्साइड बन जाता है और वो ऑक्साइड लालिमा युक्त भूरे रंग का होता है और इसे लोहे की जंग कहते हैं। तो लोहे का जंग लगना एक तरह का रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसमें लोहे का उपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण वो नष्ट होने लगती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इसका परिभाषा और उदाहरण भी ध्यान रखना है। अब संक्षारण से फायदा है कि हानि है, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हानि समझते हैं, संक्षारण से क्या हानि होती है। तो संक्षारण के कारण लोहे से बनी वस्तुएं जैसे कार के ढांचे हैं, पुल हैं, लोहे की रेलिंग है, जहाज है, जो भी लोहे की सामग्री होती है, चाहे वो जीआई तार हो जाए, चाहे खीले हो जाएं, जो भी लोहे का सामान बना होता है, यदि संक्षारण होता रहे तो खराब हो जाता है, उसमें क्षति हो जाती है, वो नष्ट होने लगता है। अब दूसरा देखिए, जैसे चांदी है और सिल्वर है। चांदी और सिल्वर एक ही चीज़ है। चांदी का ही अंग्रेजी नाम क्या होता है? सिल्वर होता है। वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है। ये भी चांदी का क्या कहलाया? संक्षारण कहला गया। इसके बाद देखिए तांबा, जिसको अंग्रेजी में कॉपर बोलते हैं, वायु में आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसके ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। तो ये भी एक क्या कहलाया? संक्षारण कहलाया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जंग लगना, लोहा है, यहाँ पर चांदी है, यहाँ पर तांबा है, सभी धातुएं हैं। ये धातुएं धीरे धीरे आर्द्रता, नमी के संपर्क में आने से नष्ट हो रही हैं, इसलिए इनमें क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है। तो धातुओं का धीरे धीरे आर्द्रता के कारण, वायु के कारण, अम्लों के कारण नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। अब यहाँ पर अगला हिस्सा हम देखेंगे। तो चलिए दैनिक जीवन में एक चीज़ और समझते हैं जो रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है, जिनका उपचयन हो जाता है, अपचयन हो जाता है और चीज़ें खराब हो जाती हैं। यहाँ पर एक है विकृत गंधता, या इसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी। पर होता क्या है? तो जो वसा युक्त पदार्थ होते हैं या तैलीय खाद्य सामग्री होती है जिसमें तेल हो, जैसे मान लीजिए आप पूड़ी समझ रहे हैं, चिप्स समझ रहे हैं, नमकीन समझ रहे हैं, जिसको तेल में तल करके बनाया जाता है, जब लंबे समय तक वायु में खुली रखी जाती है तो उनका उपचयन हो जाता है, माने उनके साथ भी ऑक्सीजन जुड़ जाता है हवा से, जिससे उसका स्वाद और उसकी गंध विकृत हो जाती है। मतलब स्वाद उसका बिगड़ जाता है। विकृत होने का मतलब बिगड़ जाना, बेकार हो जाना, उसकी गंध भी बेकार हो जाती है। तो इस घटना को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। तो ये सिर्फ ऐसे पदार्थों में होती है जो वसायुक्त हों या फिर तैलीय पदार्थ हों या इनसे बने हुए पदार्थ, इनमें तला गया हो। उन पदार्थों को जब हम लंबे समय तक रखते हैं तो उसकी स्वाद भी बदल जाती है, गंध भी बदल जाता है, और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधता। अब विकृत गंधता को रोकने के उपाय क्या हैं? कैसे हम इसको रोक सकते हैं? और परीक्षा में सीधा सा प्रश्न आता है, विकृत गंधता किसे कहते हैं, इसे रोकने के उपाय लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ, उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं, जो ऑक्सीजन की क्रिया को रोकते हैं। ऐसे पदार्थ को प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, माने जिसमें उपचयन की घटना ना हो तो ऐसे पदार्थों को मिला देना चाहिए। तो एंटीऑक्सीडेंट मिला करके हम इससे बच सकते हैं, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है। जो भी आप तला भुना सामान रखते हैं, सलोनी बना लीजिए, आप महीनों भर यूज करते हैं, तो ऐसे बर्तन में रखिए जो वायुरोधी हों, उसके अंदर वायु प्रवेश न करे, तो लंबे समय तक चल सकता है। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग तो चिप्स वगैरह खाते होंगे, बाज़ार की बनी चीज़ें तो अक्सर इस समय
ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाया जाता है, चाहे कुरकुरे हों, चिप्स हों या नमकीन हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो तली भुनी होती हैं, डिब्बे में बंद हो कर के या पैकेट में बंद होके आती हैं और वो सालों तक रखी रहती हैं तो ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन आपके घर में आप बना कर रख लीजिए तो ख़राब हो जाती हैं। तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, तो देखिए, चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भरी जाती है। देखो, जब आप चिप्स खरीदने जाते हो, चिप्स का पैकेट लेने जाते हो, तो उसके अंदर तो 8-10 चिप्स होती हैं, लेकिन वो फूला होता है। फूला इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? नाइट्रोजन गैस विकृत गंधिता से बचने के लिए भरते हैं। यदि हम वहाँ पर नाइट्रोजन गैस न भरेंगे तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, उसका गंध बदल जाएगा, उसका स्वाद बदल जाएगा, खाने लायक ना रहेगा। तो हम उसमें कम क्रियाशील गैस भर देते हैं, जैसे नाइट्रोजन भर दिए, ताकि उसमें अपचयन की अभिक्रिया ना हो सके। यहाँ पर उपचयन लिख देना, उपचयन की अभिक्रिया ना हो सके। तो दैनिक जीवन में हम देख रहे हैं कि जो विकृत गंधिता है और जो संक्षारण है, दोनों ही उपचयन की अभिक्रियाएं हैं। इनमें उपचयन अपचयन साथ में होता है, जिसके कारण चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पर 10वीं विज्ञान अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो यहाँ पर पृष्ठ संख्या 15 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। उन प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, क्योंकि ये परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसको हमको बताना है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी बताना है। अब परीक्षा में 2 नंबर का आएगा। अब यदि आप रासायनिक क्रिया नहीं लिखेंगे तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। लेकिन प्रश्न में तो नहीं पूछा कि रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, आपको खुद से समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया बताना पड़ेगा। तो देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है। इसके कारण विलयन का रंग बदल जाता है। तो इसके पहले आप विस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसा हो जाता है, अभिक्रिया को समझें। ये देखिए, ये है कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसमें यदि हम लोहे की कील डालते हैं, मतलब ये F डाल दिए, तो यहाँ पर जो लोहा होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो हम जानते हैं कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो उसको विस्थापित करके, अधिक कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाती है। इसको हम विस्थापन कहते हैं। तो फेरस इसके साथ आयरन जुड़ जाता है तो ये बन जाता है FeSO4। ये हरा विलयन हमको मिलता है, ये फेरस सल्फेट बन गया और यहाँ पर ये कॉपर अलग हो गया, माने कॉपर का यहाँ पर विस्थापन हो गया। ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो हमको यही बताना था कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे की कील को डालते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है और इसमें विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिससे इसका रंग बदल जाता है, हरा विलयन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये जो कॉपर सल्फेट है ये नीले रंग का होता है और जो यहाँ पर ये फेरस सल्फेट है ये किस तरह का होता है, हरे रंग का होता है। चलिए अब इसका प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न 2 को समझिए। क्रियाकलाप 1.10 आप अपने बुक में देख सकते हैं। भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अब वहाँ पर हम लेड नाइट्रेट का जो है देखे थे, तो उससे कुछ अलग हमको उदाहरण देना है जो उस क्रियाकलाप में ना हो और हमको ये भी पता चले कि द्विविस्थापन है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में पढ़े थे कि यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। एक यौगिक के आयन दूसरे यौगिक को विस्थापित कर देते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन कहते हैं। तो चलिए आप इसको शब्द याद मत करिए, सूत्र याद करिए, क्योंकि सूत्र लिखना जरूरी है रासायनिक समीकरण। तो ये है AgNO3 माने सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर जो है Ag यहाँ जुड़ जाएगा, सोडियम यहाँ जुड़ जाएगा, माने आपस में इसके आयनों का आदान प्रदान हो गया।
तो जब Na जुड़ेगा यहाँ पर और Cl जुड़ेगा Ag के साथ, तो AgCl हो गया, NaNO3 आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हो। तो ये सिल्वर क्लोराइड बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया। इसी को शब्दों में लिखना है, शब्द आपको याद नहीं करना है। ये रासायनिक समीकरण याद करिए, इनका नाम जानिए, इन्हीं को उसमें लिख देना है शब्दों में। तो देखिए, जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। मतलब सोडियम और सिल्वर एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इस तरह से आपको उदाहरण देना है। चलिए, अब हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में है और यहाँ से ये चैप्टर भी समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर और सारांश को देखेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ प्रश्न 3 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित एवं अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना। तो हमको यही समझना है, जैसे यहाँ पर 4Na O2 है तो ये बना Na2O, सोडियम ऑक्साइड बना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, अपचयित हो गया। सोडियम क्या हो गया, ये सोडियम उपचयित हो गया, ऑक्सीजन अपचयित हो गया। तो यहाँ पर हमको सोडियम को बताना है, सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया। सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और O2 तो है, ये आप O2 के बारे में लिखें या न लिखें ज़रूरी नहीं, वो तो जुड़ गया है आ करके। इसके बाद ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से क्रिया करता है। तो देखिए, इस कॉपर से ऑक्सीजन बाहर चला गया। जब ऑक्सीजन बाहर चला जाता है तो ये अपचयित हो गया। मानिए कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर है, यदि ये न लिखूं तो कॉपर क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, और हाइड्रोजन क्या हो जाता है, उपचयित होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया। इस तरह से आपको ये बताना है कि कौन सा पदार्थ जो है इसमें अपचयित होता है, कौन सा पदार्थ इसमें उपचयित होता है।